नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को, सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन दी थी। डेडलाइन में मात्र 7 दिन बचे हैं। इससे पहले बड़े बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया या मारे गए और आज पापा राव जैसे नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। आप समझ सकते हैं, छत्तीसगढ़ जो लगातार राज्य गठन के बाद से नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, उसको खत्म करने का जो संकल्प केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने लिया, वो आज पूरा होता नजर आ रहा है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हालांकि इस नक्सलवाद के खात्मे पर कुछ श्रेय कांग्रेस लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि पिछली 5 साल की जो भूपेश बघेल की सरकार थी, उसमें अंदरूनी इलाकों में कैंप खुला, जिसका नतीजा है कि आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। ये कहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के अभियानों के उपरांत आज जब हम देख रहे हैं कि सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो रहा है, बहुत बड़ी सफलता, दशकों दशक तक जो न हो सकी वो 2 वर्षों में पूरी हुई है। फिर भी 31 मार्च के बाद भी हमको एहतियात की है। 31 मार्च के बाद किसी आदिवासी को फिर नक्सली के नाम से जेल तो नहीं भेजा जाएगा, किसी आदिवासी को फिर नक्सली के नाम से प्रताड़ित तो नहीं किया जाएगा। क्या गारंटी है कि अब जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन सरकार नहीं बेचेगी, हमारी आयरन ओर को निजी उद्योगपतियों को नहीं बेचेगी? इसकी गारंटी है क्या सरकार के पास? निश्चित रूप से नक्सलवाद अगर पूरी तरह समाप्त होता है, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बस्तर या छत्तीसगढ़ घोषित करना है तो सरकार के ऊपर। तो आपने देखा कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष का धर्म अपना रही है और सवाल खड़े कर रही है कि क्या नक्सलवाद खत्म होने के बाद आदिवासियों को जेल नहीं भेजा जाएगा। इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी जी जुड़ेंगे। इसके साथ ही पत्रकार सूर्यांश गौरव और तामेश्वर सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में शिवनारायण पांडे जी से करूंगा। कितना अच्छा लग रहा है आपको, जो डेडलाइन तय की गई उससे पहले सभी बड़े नक्सली नेता या तो पकड़े गए या मारे गए और बस्तर में एक नई लहर दिख रही है? कितना अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, ये बिल्कुल, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐसी घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक नक्सली समाप्त हो जाएंगे, तो लगभग सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसी डेडलाइन कैसे दे दी है गृह मंत्री ने। कहीं भूलवश तो नहीं निकल गया। बड़ा अविश्वसनीय सा लगता है कि एक डेडलाइन तय करना और क्रमिक रूप से उस पर काम करते जाना और पूरी जो मशीनरी है उसको उस दिशा में लगाना और लगाने के बाद इस परिणाम तक आना कि आज चर्चा इस बात की है कि नक्सली का आखिरी व्यक्ति पापा राव आज सरेंडर कर रहा है और लगभग सारे उनके बड़े नेता जो है या तो सरेंडर कर दिए गए किए, या तो एलिमिनेट हो गए, या तो फिर जो है बिल्कुल वो विलुप्त हैं, लगभग समाप्ति के कगार पर है, समाप्ति हो चुकी है। इस प्रकार की घोषणा, औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है। तो ये बस्तर वासियों के लिए बड़े आनंद का विषय है और एक प्रकार से अब शांति आएगी, विकास की नई राह मिलेगी और जो विस्फोट में मारे जा रहे थे, जो अनावश्यक मारे जा रहे थे वहाँ के आदिवासी, वो जो है अब उस भय से मुक्त हो रहे हैं। तो बस्तर की लड़ाई जो है भय, भूख और भ्रष्टाचार की है और एक जो भय का जो वातावरण, एक फियर साइकोसिस से जो इनकी आइडियोलॉजी चलती थी, जो एक प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति, युद्ध की स्थिति ला दिए थे, उसमें जो है सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, जवानों के शौर्य और सामर्थ्य के बल पर इस प्रकार के जो दिन लाया गया है, जिस प्रकार से हमने इसको देखा है आज की तारीख में, बड़े हर्ष का विषय, बड़े आनंद का विषय है। सभी लोग को इससे आनंदित होना चाहिए। आने वाले विकास यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। बस्तर में क्योंकि लंबे समय से नक्सलवाद था और ये जो परिणाम आ रहे हैं उससे सभी को आनंदित होना चाहिए। अजय गंगवानी जी, क्या कांग्रेस भी उतनी ही खुश है जितनी भाजपा, या फिर जिस तरीके से दीपक भाई सवाल खड़े कर रहे हैं उसके साथ हैं आप लोग? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण है मृगेंद्र जी। कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद की समाप्ति में लड़ाई में
भारतीय जनता पार्टी और सहायक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ खड़ी है। लेकिन महत्वपूर्ण है, लगातार देखिए ये जो सहायक सरकार की गतिविधियां हैं वो ऐसा लगता है जैसे इवेंट मैनेजमेंट है, एक पब्लिसिटी स्टंट है, एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। पहले भी हमने देखा कि नक्सली सरेंडर की घटना को पूरा एक इवेंट प्लानिंग की गई, पूरा वीडियोग्राफी करते हुए एक क्रेडिट लेने की राजनीति। महत्वपूर्ण बात है, झीरम की घटना में मृगेंद्र 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। इन्हीं के धर्मलाल कौशिक जाके हाईकोर्ट में याचिका लगा के उसकी जांच को बाधित करने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पे बड़े बड़े दावे माननीय वरिष्ठ प्रवक्ता पांडे जी कर रहे हैं कि आज चैनल पे गारंटी देंगे कि पापा राव की गिरफ्तारी के बाद आगे छत्तीसगढ़ में कोई भी नक्सली घटना नहीं होगी, किसी सरपंच की हत्या नहीं होगी, कोई निर्दोष आदिवासी नहीं मारा जाएगा, कोई माता बहनें विधवा नहीं होंगी, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। क्या जिम्मेदारी से इस बात को अंडरलाइन करेंगे आज चैनल पे? मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि डेडलाइन डिसाइड करना, राजनीतिक दावे करना और वास्तव में नक्सलवाद समाप्त होना, ये दो अलग अलग गतिविधियां हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2.5 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जड़ से समाप्त कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब 2003 से 2018 15 साल की आपकी सरकार रही, क्या आपकी रमन सरकार ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं किए? और ये डबल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं तो 2014 से 2018 में जी 4 साल तक केंद्र में मोदी की सरकार, यहाँ पे रमन सरकार, तो 4 साल में नक्सलवाद की समाप्ति आपने क्यों नहीं की? मैं तो पूछना चाहता हूँ, जो लगातार नक्सलवाद की समाप्ति की लड़ाई है, क्या उसके पीछे सचमुच आदिवासी का हित है? ये 4 खदाने सब सवालों का शिवनारायण पांडे जी से जवाब ले लेंगे। गंगवानी जी, तामेश्वर के पास चलता हूं। तामेश्वर, आज पापा राव जैसा नक्सली जो तमाम बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड है, बस्तर में जो आतंक और भय का माहौल था उसका सरगना था, आज वो आत्मसमर्पण कर रहा है। वहां की क्या तस्वीर है, क्या लग रहा है आपको, आप क्या देख पा रहे हैं वहां? बिल्कुल मृगेंद्र जी, पापा राव ये वही नक्सली है जिसने जो है सुकमा क्षेत्र के जगरगुंडा एक समय ऐसा क्षेत्र था कि बाजार लगता नहीं था, सड़कें नहीं बनती थी। ये इतना क्रूर और कुख्यात नक्सली था पापा राव। इस बात से ही समझ सकते हैं हम कि हर बार जो है इसके मरने की खबर आती थी, कभी सांप से मरने की खबर आती थी, कभी मुठभेड़ से मरने की खबर आती थी, लेकिन फिर से ये जिंदा उठ होता था। और पापा राव ने अब तक सरेंडर नहीं किया था, अब तक वो रुका हुआ था। बस्तर का ये एकलौता दंडकारना स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर था जिसने सरेंडर नहीं किया था। इसके पास ये सिर्फ दंडकारना स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर ही नहीं, ये कंपनी नंबर 2 का इंचार्ज भी रहा है। इसके अलावा जो पश्चिम सब जोनल ब्यूरो है उसका भी इंचार्ज जो है पापा राव है। 3 बड़े पोस्ट में ये जो है पापा राव था और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। जवान जो है, पुलिस अधिकारी जो है, लगातार इस चीज को लगे हुए थे कि पापा राव के सरेंडर के बाद ही जो है बस्तर जो है नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। और आज जो है उसके सरेंडर के बाद हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बस्तर हो, दक्षिण बस्तर हो, मध्य बस्तर तो पहले ही नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, या फिर उत्तर बस्तर हो, अब यहाँ नक्सली बचे ही नहीं है। कुछ गिनती के ही नक्सली बचे हुए हैं जिनको उंगलियों में गिना जा सकता है, वो सिर्फ एरिया कमेटी मेंबर हैं। अब जो है बड़े नक्सल लीडर बस्तर में नहीं है। पहले जो जितने नहीं बचे हैं। सूर्यांश, आप भी लगातार पिछले 2 साल से, जब से आप यहाँ हैं, लगातार देख रहे हैं नक्सलवाद की बड़ी बड़ी खबरें आई, और जिस तरीके से नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ या नक्सली मारे गए, हिडमा जैसे नक्सली आई, अब क्या रोड मैप होना चाहिए सरकार का? किस तरीके से आप इन पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता तो है ही, क्योंकि जो पिछले 50 सालों के इतिहास में ऐसा कहा जा रहा था कि नक्सलवाद का जो एक बड़ी समस्या है वो जल्दी खत्म नहीं हो पाएगी, आज वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ गई है। और निश्चित इस बात पे फाइनल मुहर लग चुकी है कि 31 मार्च को अब इस देश से जो सशस्त्र नक्सलिज्म है, जो नक्सलवाद का एक हथियार बंद लड़ाके होते थे, वो खत्म होने वाले हैं। बात आप कर रहे थे कि क्या अगला रोड मैप होना चाहिए, तो देखिए विजय शर्मा ने भी ये थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि 31 मार्च के बाद भी ऐसा नहीं कि उस इलाके को पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा, या फिर उस इलाके में जवान नहीं जाएंगे, या फिर एरिया डोमिनेशन के लिए नहीं जाएंगे, सर्च ऑपरेशन के लिए नहीं जाएंगे। जैसा पहले होता था वैसा होता रहेगा। ऑपरेशंस भी चलाए जाएंगे, सर्च अभियान होंगे, जवान अंदरूनी इलाकों में जाएंगे, कैंप भी खोले जाएंगे, ताकि किसी तरीके का सिक्योरिटी वैक्यूम ना हो, ताकि किसी तरीके की सेफ्टी मेजर्स में चूक ना हो। क्योंकि जो एक बड़ा तबका था, जो बड़े कैडर के नक्सली कमांडर्स थे, जैसे पापा राव का जो हम बात करें कि सरेंडर बहुत जरूरी है, ये सरेंडर इसलिए बहुत जरूरी है
क्योंकि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में अगर एक भी नक्सली रह जाता है तो उसे हम नक्सल मुक्त नहीं कह सकते हैं। तो ये जो पापा राव था, जिसको 25 लाख रुपए का इनाम था, जो पश्चिम बस्तर की सबसे ज्यादा दिनों तक कमान संभाल रहा था, तो इसने सरेंडर कर दिया है। तो अब जो सस्पेंस था कि इसका अगला कदम क्या होगा, क्या ये सरेंडर करेगा या नहीं करेगा, ये खत्म हो गया और उस चर्चा पर विराम लग चुकी है कि पापा राव का क्या होगा। पापा राव आ गया है तो ये बात एकदम क्लियर है कि मात्र 30 से 35 के आसपास नक्सली बचे हैं, लेकिन उनके पास, वो सभी छोटे कैडर के नक्सली, लेकिन उनके पास हथियार नहीं है, वर्दी सही नहीं बात है, छोटे वरना कैडर के नक्सली हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात आपने सूर्यांश कही कि वैक्यूम नहीं। मैं शिवनारायण पांडे जी के पास आऊंगा। अजय गंगवानी जी ने 3-4 सवाल पूछे कि क्या नक्सली घटनाएं नहीं होंगी, आदिवासी नहीं मारे जाएंगे, क्या सिर्फ वहां के जल जंगल के लिए सब किया जा रहा है। शिवनारायण जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, कांग्रेस सारी स्थितियों को जानते हुए भी समस्या का निदान हो रहा है इसके प्रति सचेत नहीं है, या तो जानबूझ के इसको इग्नोर कर रही है। उनको मालूम होना चाहिए कि जब हिडमा, जो कि नक्सलियों का पोस्टर बॉय है, जब वो मरा तो दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिए वो ऑन रिकॉर्ड है। इनके राष्ट्रीय सचिव ने, जो यही छत्तीसगढ़ की महिला नेता हैं, उन्होंने कामरेड हिडमा को सलाम भेजा और किसी तरह का कोई निंदा नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूं कि जीरम की जो घटना हुई थी, उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी रमन सिंह की, उसकी निंदा जरूर इन्होंने किया, लेकिन नक्सली हिंसा हुई, नक्सलियों ने उनके नेताओं को मारा है, इस प्रकार का एक निंदा प्रस्ताव कांग्रेस से पारित नहीं हुआ आज तक। जब भी और नक्सलियों ने सरेंडर किया, इन्होंने हमेशा, कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये आरोप लगाया कि ये जो है गांव के लोग हैं, निरपराध लोग हैं, उन लोग को सरेंडर करवाया जा रहा है जो पंचर बनाने वाले हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं। जब नक्सली मारे जाते थे इनकाउंटर में, उनको एलिमिनेट किया जाता था, तब भी कांग्रेस ये आरोप लगाती थी कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हो जाए, आदिवासियों को इनकाउंटर के नाम पर मारा जा रहा है, और अपना सो कॉल्ड एक प्रकार से एक दल ये जांच के लिए भेज देते थे। तो इस प्रकार से नक्सलियों को कवर फायर देने का काम हमेशा से कांग्रेस करती रही है। इसका स्पष्ट कोई विजन कभी भी नहीं रहा, लेकिन ये स्पष्ट दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और केंद्र और राज्य की सरकार ने, केंद्र और राज्य की सरकार ने स्पष्ट बड़ा आरोप लगा रहे हैं शिवनारायण पांडे जी की नक्सलियों को कवर फायर करती है। एक चीज और जोड़ दूं, कह लीजिए आप। एक चीज और जोड़ दूं, ये तो केंद्रीय गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा है कि 5 साल की जो इनकी सरकार थी वो नक्सलियों को बचाने का काम करती थी, पूरी इच्छा शक्ति के साथ केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर पाती थी, और कांग्रेस का हाथ जो है हमेशा नक्सलियों के साथ रहा है, ये रिकॉर्ड पर पूरी तरह से बात है। तो इस उपलब्धि को वो बचा नहीं पा रहे। बहुत लंबा समय दे दिया मेघन जी आप बोलिए ना, आपको पूरा समय दूंगा, आपके पास भी समय लेकिन अगला 3 मिनट दीजिएगा, मैं दूध का दूध पानी का कंटिन्यू बोलिए। लेकिन 2 चीजें स्पष्ट है। हाँ जी मृगेन जी, 23 अगस्त 2022 आप मृगेन जी वरिष्ठ पत्रकार है, माननीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए थे 23 अगस्त 2022 को। उन्होंने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक मंच पे कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, नक्सली जो है बैकफुट पे है और लगातार हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा बयान दिसंबर 2022 को इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2018 की तुलना में 2022 में नक्सलों में 36% की कमी और नक्सली घटनाओं के कारण जो मौतें हो रही थी आम आदमियों की, उसमें 60% की कमी आ रही है। ये 2 बयान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दे रहे हैं। या तो शिवनारायण पांडे जी चैनल में झूठ बोल रहे हैं, या तो अमित शाह जी से पूछ लीजिए क्या यू टर्न क्यों ले रहे हैं, या केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उसका बयान अलग बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस की भूपेश सरकार ने विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर काम किया। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार के प्रयासों का नतीजा था कि नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली घटनाओं के आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। जो हजारों स्कूल रमन सरकार ने बंद किए, उसमें 300 स्कूल जो है भूपेश सरकार ने चालू किए। सड़क पानी बिजली पहुंचाई, हर 5 किलोमीटर में सुरक्षा कैंप हमने जो भी सरकार रहेगी, गंगवानी जी, ये तो जो भी सरकार रहेगी वो करेगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या बस्तर के जनमानस के साथ कदम ताल नहीं मिला पा रही है कांग्रेस? जो बस्तर के लोग जिसकी तारीफ कर रहे हैं उस पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। देखिए 2 चीजें स्पष्ट कर दूं, अब थोड़ा सा मेरा निवेदन है, मुझे 1.5 मिनट का समय दीजिए। हम आरोप, ये हमारी बात नहीं है। पीडिया में, कोयलीबेड़ा में, बीजापुर में, नारायणपुर में आज जो आदिवासी बेचारे निर्दोष मारे गए, उनका प्रतिनिधि मंडल आज वहां तक बात करके पहुंचा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा
कि जिन 8 लोगों की हत्या की गई उनके पास राशन कार्ड था, मनरेगा कार्ड था, सब कुछ था। महेश कुड़ियाम एक मध्याह्न रसोईया भोजन वाला जिसको साय सरकार 2 साल तक उसके खाते में पैसा डालती थी, उसकी हत्या करके उसको नक्सली बता दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं पूछना चाहता हूँ, जो लाल आतंक के सिपाही है, जो सिपा सलार है, जो बस्तर के निर्दोष आदिवासियों की हत्या करते हैं, एक माता बहनों का सुहाग छीनते हैं, बच्चे को अनाथ करते हैं, उसको आप लाल कालीन बिछा के स्वागत करने की बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब रमन सरकार थी 2003 में, नक्सल मात्र 3 लोग तक सीमित था। रमन सरकार ने खाद ठीक है, पानी दे के लाल कालीन वाले पर 14 शिवनारायण पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। ये तो सवाल सभी गंगवानी जी आप पुरानी बातों में जा रहे हैं, आज की बात करेंगे। शिवनारायण जी, ये तो सभी लोग सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बस्तर के आदिवासियों को मारा। 30 सेकंड दीजिए, जरूरी बात कर रहा हूँ मैं निगेन जी। ठीक है, 20 सेकंड अभी आपको ताजा उदाहरण देख लीजिए, इन्हीं का पेखन गागड़ा लव कुमार रायडू जो है नक्सलियों के नाम पे 91 लाख रुपए की टेरर फंडिंग करते, इनके जगत पुजारा 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। इन्हीं का भारतीय जनता पार्टी का नेता वो पुरानी बात हो गई। इधर 2-2.5 साल में इस तरह का नहीं हुआ। शिवनारायण पांडे जी, मेरा ये सवाल भी रहेगा, जो अजय गंगवानी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं सुन लिया उनको। मैं आपको निवेदन कर दूं, ये बार बार हर डिबेट में 3-4 नाम ये लेके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनकी 5 साल सरकार रही, ये अगर गैर कानूनी काम कर रहे थे और आप नक्सलियों के विरुद्ध थे, ये नक्सलियों को सहयोग कर रहे थे। 1 मिनट, आप बीच में नहीं बोलिए, नहीं ना 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 ना, आप बीच में मत बोलिए। आप 2-4 मिनट और ले लीजिए। अजय जी, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। आपके सवाल अनुत्तरित ना हो, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए, आप चिड़चिड़ा क्यों जाते हो? अजय जी करके बात रखिए, आपको और समय दूंगा मैं। आप बात तो सुन लीजिए, आप बात तो सुन लीजिए। ये जो है उस समय आपको अंदर कर देना चाहिए, आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, आपको कार्रवाई करना चाहिए। अभी आप करके देखो, अब भी कोई भी नक्सलियों का समर्थन करके देखे, वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि उसको सीधे अंदर करेगी, सीधे उसको प्रोसिक्यूशन का काम करेगी। सुन लीजिए, आप आपने जितने सवाल उठाए, रमन सिंह के समय ही लड़ाई शुरू हुई थी और आपने 5 साल लड़ाई बंद कर दी। आपने किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। आप जो दरों में कमी बता रहे हो, आप सुनिए, जवाब सुनिए, आप जवाब सुन लीजिए भाई साहब। ये क्या डिबेट, मैं चुप हो जाता हूँ और टाइम दे देते हैं। गंगवानी जी, आपको जितने आरोप लगाने, आप लोग चिढ़ते हो, आप लोग न शांति चाहते हो, न व्यवस्था चाहते हो, न प्रॉस्पेरिटी चाहते हो। आप लोग राजनीतिक सुगुफा सिर्फ करना चाहते हो। आपको, आपकी आंखें बंद है क्या? आपके नेताओं की आंखें बंद है क्या? देख नहीं रहा कि नक्सलवाद अपनी आखिरी सांस पे आ गया? आज पापा राव ने भी सरेंडर कर दिया है, नक्सलवाद समाप्त हो गया। आप चिढ़ते क्यों? आप नहीं बता पाए कि आपके कामरेड का सलाम क्यों करते हैं आपके नेता, आपके केंद्रीय नेता? आपके लोग कवर फायर क्यों देते हैं? आपके पूर्व गृहमंत्री क्यों जो है शक जाहिर करते हैं? आपके जो है प्रदेश अध्यक्ष क्यों शक जाहिर करते हैं? ये सब सारी चीजें हैं। आप अपने नेताओं का आचरण, ठीक है गंगवानी जी, मैं ये कह रहा हूँ एक एक करके बात रखते हैं, दोनों लोग की बात होगी। आप जितने सवाल है उसका जेन्युइन उत्तर आपको मिलेगा, लेकिन आप इस तरह से जो है बीच को डिबेट को डिस्टर्ब मत करिए। कैसे होगा बताइए? आपने आपने टाइम लिया, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। गंगवानी जी, ये सिविलाइज तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सवाल करिए, आप 20 सवाल करिए, आप जितने आरोप लगाना है लगाइए। हम उसका अगर जवाब न दे, पूरे डंके की चोट पर हम एक एक चीज का जवाब देंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों का शौर्य, जवानों का पराक्रम, इस आधार पर नक्सलवाद पहले के आपके सवालों का वो जवाब दे रहे हैं, आप वो जवाब सुन लीजिए, फिर 3 सवाल करिए। आप सवाल करिए, ईमानदारी से आप लिख के लाए, पूरा सवाल आप करिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। चाहता हूँ 2006 के वनाधिकार में परिवर्तन करके आदिवासी के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की साजिश कौन कर रहा है? हाँ, ये विषय है, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप सुनेंगे क्या? सुनने का साहस है आप में? आपको सुनने का साहस है क्या? आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जो पेशा का कानून लाया वो अपंग कानून है। उसमें ग्राम पंचायतों को कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलता जिससे वहां के आदिवासियों को निर्णय का अधिकार मिले। हमारे पांडे जी पढ़े लिखे नहीं है, फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया, दिया, फिर बोलना शुरू कर दिया। पूरे देश में पेशा कानून एक ही है जो भैया इस पे पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में जो लागू पेशा कानून संशोधन जिसके बारे में आपको जानकारी है क्या?
पेशा कानून छत्तीसगढ़ पढ़ा आपने? पेशा कानून पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा पांडे है, जी? संविधान में पेशा संशोधन कानून के हुआ प्रावधान और मालूम है उसके आपको? अनुसार क्या राज्य पढ़ोगे को ये ये अधिकार बताइए। दिया। ठीक है, आपने पूरा आज संशोधन आज किया आज है। कानून में बताइए, आज आपको अजय अजय जी अजय पेशा जी कानून संपूर्ण रूप से अजय लागू जी नहीं है। शिवनारायण जी, पेशा कानून पे हम फिर चर्चा कर लेंगे। मैं तामेश्वर के समझ पास नहीं चल रहा हूँ। रहे, गलत तामेश्वर, क्या बयानबाजी कर लग रहे रहा है बस्तर में अब शांति लौटने वाली है? 7 दिन शेष हैं तामेश्वर। बिल्कुल ज्ञानी जी, बस्तर में अब शांति लौटने वाली है। अब बस्तर को जरूरत है इस पर जो वहाँ के जो विकास कार्य है अंदरूनी, क्योंकि अब नक्सलवाद समाप्ति के बाद सबसे बड़ा जो चुनौती होगा वो विकास कार्य का होगा। फिलहाल जो है पापा राव ने जो है सरेंडर कर दिया है अपने 18 साथियों के साथ। कई ऑटोमेटिक हथियार जो है उन्होंने वापस अपने साथ ले आए हैं। कॉलेज पूरे जो समर्पण है उसको जगदलपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा जी आएंगे, उनके सामने जो है पापा राव और उसके साथी जो है समर्पण कर देंगे। हो सकता है इसके साथ ही समर्पण के साथ ही बस्तर में जो है नक्सलवाद समाप्ति की एक आधिकारिक घोषणा भी कर दें, क्योंकि बस्तर में अब कुछ बचा नहीं है। जितने बड़े नक्सल लीडर थे वो तेलंगाना में जाके सरेंडर कर दिए हैं। जो अंतिम नक्सली था पापा राव, उसने भी सरेंडर कर दिया है। पापा राव को लेकर एक हमेशा से ये रहा है कि वो तेलंगाना का नक्सली होगा करके, लेकिन ऐसा नहीं है। पापा राव जो है वो सुकमा का रहने वाला था और वो दोरला आदिवासी था। हिडमा के बाद जो है नक्सल संगठन में एक चेहरा जो है आदिवासियों का नक्सल संगठन में ये पापा राव ही था। इसलिए जवानों और पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत जरूरी था कि पापा राव जो है सरेंडर करे और उसके सरेंडर के साथ ही अब जो है सुकमा माओवाद का संगठन रहने वाला पूरी है, तरीके से तामेश्वर समाप्त बता हो रहे हैं, तो जाएगा। क्या सुकमा से चुनाव भी लड़ सकता है पापा राव? देखिए, इसका हिंट तो कई सरेंडर नक्सलियों ने दे दिया है। देव जी ने जब तेलंगाना में सरेंडर किया तो उसने कहा कि हमारी लड़ाई भी हथियारों के दम पे हम नहीं लड़ सकते हैं, तो हम हथियार छोड़ रहे हैं। लेकिन उसने एक हिंट दिया कि आने वाले समय में हो सकता है भविष्य में मैं चुनाव लड़ूं, राजनीति के जरिए मैं अपनी सियासत के जरिए जो अपनी मांग है उसको पूरा करूं। रुपेश भी अभी कुछ समय पहले विधानसभा पहुंचा था, जब शायद सरकार ने एक पहल की थी कि जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको लाया जाए, विधानसभा दिखाया जाए, लोकतंत्र की ताकत दिखाया जाए। तो वहाँ पे भी एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए रुपेश ने कहा था कि हाँ, हो सकता है भविष्य में मैं भी चुनाव लड़ूं, क्योंकि चुनाव के जरिए ही हम अपनी बात को सदन तक पहुंचा सकते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अगर ये बात आती है इसके साथ, क्योंकि बस्तर में देखिए आदिवासी बाहुल्य बस्तर, वहाँ पे जो आदिवासी नेता रहते हैं उनका एक प्रभाव होता है। नक्सलियों की बात भी करें तो एक समय ऐसा था कि जब नक्सलियों का जनाधार हुआ करता पापा था। राव मुझे लगता है आदिवासी नहीं होगा, राव सरनेम हो सकता है तेलंगाना या आंध्रा के। नहीं, इसी का कंफ्यूजन शिवनारायण पांडे जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। आपसे सवाल भी यही रहेगा कि क्या ये जो आत्मसमर्पण हो रहा है, मार्च में डेडलाइन खत्म हो जाएगी, बाकी छुटपुट घटनाएं और छुटपुट ऑपरेशन चलते रहेंगे, लेकिन जब ये पॉलिटिकल सिस्टम में आएंगे तो उसको बीजेपी कितनी चुनौती के रूप में देखती है? देखिए, कुल मिला के ये लोकतंत्र है। विभिन्न प्रकार के विचारों के लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनी पार्टी बनाकर, अपना दल बनाकर और इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। संविधान के प्रति आस्था रखनी पड़ेगी, देश की मर्यादाओं को मानना पड़ेगा और ये इसमें जनता के द्वारा चुने जाने के बाद उस देश के विकास में इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। विचार से कोई अलग है इसलिए जो है वो एलिमिनेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हिंसा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। हिंसा को भय दिखाकर, फियर साइकोसिस के माध्यम से जनता को एक प्रकार से भयाक्रांत करके कोई जो है इस देश की सत्ता संभाल नहीं सकता और किसी तरह का कोई विकास नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ मान्यता है। वो अगर चुनाव में आते हैं, इसमें भाग लेते हैं, एक अपना दल बनाते हैं या जिस भी प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उनका स्वागत है। वो आए किसी भी ढंग से और अपनी भूमिका का अर्जन करें। 17 कम्युनिस्ट पार्टियां रही हैं, वो भी इसी तरह से भाग लेती है। एक कम्युनिस्ट पार्टी और आ जाएगी, उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। अंतिम जज लोकतंत्र में जनता होती है, जनता फैसला करेगी कि कौन इस देश का, इस प्रदेश का जो है शासन तंत्र चलाएगा। ठीक है अजय गंगवानी जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। ये जो आत्मसमर्पित नक्सली अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आते हैं, उसको कांग्रेस किस तरीके से देखती? क्या कांग्रेस के लिए चुनौती होगा या कांग्रेस अपने फायदे के हिसाब से क्या रणनीति, क्या आप लोग क्या समझते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो चुनाव लड़े, जनप्रतिनिधि बने और समाज सेवा के लिए प्रयास करें। परंतु ये महत्वपूर्ण है कि राजनीति में आपका उद्देश्य क्या है, आपकी नियत नीति मंशा क्या है। मैं देखिए स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि नक्सलवाद की समाप्ति के पीछे शायद सरकार जो क्रेडिट लेने की बात कर रही है, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप 2006 के वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की बात करते हैं। नगरनामा प्लान जिससे बस्तर की भावनाएं जुड़ी हैं, 20,000 करोड़ रुपए एनएमडीसी का लगा है,
उसके निजीकरण की साजिश और षड्यंत्र करते हैं। आरोप आज है, आरक्षण इसका कोई संशोधन अर्थ नहीं है, विधेयक कोई मतलब 3 साल नहीं। से अटका हुआ है। वो राजनीतिक बहस अलग किसी में कर लेंगे अजय जी। 4 खदाने जो है वो अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप देते हैं। पूंजीपति पूरी मित्र, जो नियत आपके नीति पूंजीपति मंशा है, मित्र जिसको ये लाए सिर्फ हो, वो उद्योगपतियों बताओ ना। का, टोल पूंजीपतियों ब्लॉक से के दिए आपने, फायदे की बात आपकी कर रहे हैं। राजस्थान लेकिन सरकार और जब आप बोल छत्तीसगढ़ रहे ने हैं, ठीक है, मैं आपको फालतू की देखता हूं तो बातें आपको हैं। तकलीफ हो भगवानी रही जी, थी। आप आप इस आपके बात को सवाल स्वीकार करिए चैनल पे कि आपकी नियत नीति जो मंशा है वो आदिवासी हित में होकर जो है पूंजीपति मित्रों के लिए रेड कार्पेट बिछाने के तैयार ठीक है गंगवानी जी, अब मेरा रायपुर शहर मेरा में- कहना है कि अगर बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ऐसा कर रही है तो कांग्रेस का धर्म बनता है वो लगातार विरोध करे, हर स्तर पर विरोध करे। लेकिन बस्तर में जिस तरीके से नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, जिस तरीके से बस्तर आने वाले समय में विकास की राह देखना चाह रहा है, उस राह में कांग्रेस रोड़ा न बने, आदिवासियों की आवाज को कांग्रेस अपनी आवाज मानते हुए आगे बढ़े। नहीं तो विरोध जिस तरीके से शिवनारायण पांडे जी कर रहे हैं बहुत सारे लोग करेंगे। कांग्रेस को समझना होगा कि आदिवासियों के साथ आगे बढ़े। देखिए मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हम लड़ाई में साथ खड़े हैं, परंतु नक्सलवाद की समाप्ति के पीछे नहीं, जो कभी नहीं, वास्तविक कभी फायदा नहीं। है, जो हित है वो कभी नहीं, आदिवासी कभी को मिलना चाहिए। ये सिर्फ पूंजीपति मित्रों के फायदे की बात ठीक करेंगे, है, पूंजीपति मेरे मित्रों लिए के फायदे की बात होगी तो आप फिर डिबेट में आइएगा और विरोध करिएगा। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने वाला है। 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में अब कोई उस तरीके का बड़ा नक्सली नहीं है जो बस्तर को प्रभावित कर सके अपने आतंक से, अपने भय से, अपने डर से। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दोनों का निश्चय है कि बस्तर को शांत बनाना है, बस्तर में विकास बढ़ाना है। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।